नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने पिछले पाठ में मेरे बचपन के दिन पाठ पढ़ा था। तो मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा के बारे में बताया गया था। ठीक है, वो लेसन भी आपके पाठ्यक्रम में इस बार नहीं है। बोर्ड ने इस बार कुछ पाठ कम कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी प्रकार में गाय कविता पाठ नंबर 15 में गाय कविता, ये भी इस साल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके भी केवल पठन कार्य करवाएंगे और आपको एक्टिविटी दी जाएगी। पहले ग्रामश्री कविता भी आपके सिलेबस में नहीं थी ना, तो हमने उसकी एक्टिविटी करवाई है। इसी प्रकार ये जो आपका मेघ आए, इसमें भी आपको कोई एक्टिविटी दी जाएगी, आपने वो करनी है। उसके 5 नंबर जुड़ेंगे। कई बच्चे सोचते हैं बस बोल दिया, हम एक एक बच्चे का लिखते हैं कि कौन बच्चा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगा रहे, मस्ती कर रहे हैं कि टाइम, उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पर बेटा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है हम बता पाते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं, तो क्लास भी जरूर लगाया करो। ठीक है, तो अब है जो मेघ आए कविता है। मेघ आए, मेघ शब्द का अर्थ है बादल। मेघ आना, बादल आए, कहते ना मेघ, बादल छा गए, मेघ आ गए। तो इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है इसके कवि? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने छायावाद के प्रमुख कवि हैं ये। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया। तो इन्होंने खड़ी बोली, इनकी भाषा है, खड़ी बोली में रचनाएं करती हैं। इस कविता में कवि ने मेघ को दामाद का रूप दिया। मेघ को किसका रूप दिया? दामाद का, जो बहुत समय के बाद अपने ससुराल आया है। तो जब आकाश में बादल छाते हैं, वे भी रोज नहीं, आकाश में बादल भी बहुत समय के बाद छाते हैं। बरसात भी अपने समय के अनुसार होती है। इसी प्रकार जो शहर से गांव में जो दामाद आया था, वह भी बहुत समय के बाद आया था। लेखक कवि ने इसमें प्रकृति के परिवर्तन के साथ दामाद के आने को जोड़ा है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उसको मानवीकरण करके प्रकृति को मानव के साथ जोड़कर इस कविता को प्रस्तुत किया गया है। सजीव वातावरण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले पद्यांश में कवि ने बताया कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। तो बच्चों, मेघ कोई कपड़े पहनते हैं ना, वे सजते हैं ना संवरते हैं, केवल ऐसे ही हमें दिखाई देते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, अर्थात जो शहरी मेहमान है गांव में सज धज कर आया है। अभी मैंने पहले भी बताया मेघ क्या है? दामाद का रूप। वह कैसे आएगा? सज धज कर। जैसे हम लोग भी किसी के घर जाएं तो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, जो घर में कपड़े पहनते हैं वो नहीं पहन कर जाते, नए नए कपड़े लोग पहन कर जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो शहरी मेहमान था वह सज धज कर आया है। आगे कवि ने बताया कि आगे आगे नाचती गाती बेयार चली। कवि ने बताया जब बादल छा जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कवि ने जोड़ा है कि जब शहरी मेहमान आए तो घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, क्योंकि उस समय औरतें पर्दा करती थी, वे पुरुषों के सामने नहीं आती थी, तो वे खिड़की में से, दरवाजे की ओर से
दरवाजे और खिड़कियां खोल देती हैं। कवि ने फिर बताया, मेघ आए बड़े बन ठन संवर कर। ये पहले पद्यांश में कवि ने बताया कि मेघों के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई शहर से गांव में मेहमान आए हों। दूसरे पद्यांश में बताया कि जब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो पेड़ झुकने लगते हैं। ऐसे प्रतीत होता है जैसे वे गर्दन उचकाकर शहरी मेहमान को देख रहे हों। इसमें पीपल के वृक्ष को सबसे बुजुर्ग बताया, जो गांव में शहरी मेहमान के आने पर उसका आगे बढ़कर स्वागत करता है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो कोई मेहमान आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसका मान सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा को यहाँ प्रकट किया गया कि जो हम पीपल का पेड़ था वह वहाँ पर बहुत पुराना था और पुराना होने के कारण वह सबसे बड़ा था, आयु में भी बड़ा था, तो उसने शहरी मेहमान का झुककर स्वागत किया। उसके बाद नदी, यहाँ पर नदी को स्त्री का रूप दिया गया कि वे भी घूंघट उठाकर शहरी मेहमान को तिरछी नजरों से देखती है। दूसरे पद्यांश में पेड़ झुकने लगे, आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी। प्रकृति में क्या क्या, पहले तो हवा चली थी, फिर पेड़ झुकने लगे थे, फिर आंधी चली थी, फिर धूल उड़ने लगी और सारा वातावरण सजीव हो उठा। नदी भी घूंघट सकाकर शहरी मेहमान को देखने लगी। फिर उसके बाद बूढ़े पीपल के वृक्ष ने शहरी मेहमान का स्वागत किया और दरवाजे के पीछे जो लता थी उसने व्याकुल होकर बोला कि बहुत समय के बाद सुध ली है, खबर ली है, अर्थात वह शिकायत करने लगी। कौन? लता। लता को यहाँ नायिका का रूप दिया गया। नायक कौन था? मेघ। नायिका कौन है? लता। पीपल कौन है? गांव का बुजुर्ग व्यक्ति। नदी कौन है? गांव की स्त्री। आंधी कौन है? स्त्री। यहाँ पर हर चीज का मानवीकरण किया गया। हर्षाया तालाब पानी से भर गया, अर्थात जब गांव के लोग शहरी मेहमान का स्वागत करने के लिए परात में पानी भरकर लाए और शहरी मेहमान के चरण धोने लगे। इसके बाद लास्ट में कविता में बताया गया है कि मेघों के आने पर बिजली चमकने लगी, बिजली कड़कने लगी और क्या बताया, जो शहरी मेहमान था उसको ऊंचे स्थान पर बिठा दिया गया। उसी प्रकार जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो ऊंचे स्थान पर बिठा देते हैं, उसी प्रकार शहरी मेहमान को ऊंचे स्थान पर बिठाया गया और मेघ भी आकाश में छा गए और बिजली चमकने लगी, अर्थात दोनों का मिलन हो गया। अर्थात जो दोनों के बीच में एक भ्रम पैदा था कि हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उनके भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात दोनों का मिलन हो गया। अर्थात प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल गए। इसमें उन दोनों के मिलने के बाद आंसू टपकने लगे, जो बरसने का प्रतीक बताया गया। बरसात होने के बाद काले काले बादल बरसने लगे, अर्थात यहाँ केवल कवि ने कल्पना करके इतना सुंदर मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दोबारा से मैं बताना चाहूंगी
कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठंडी ठंडी हवाएं चली, पेड़ झुकने लगे, आंधी उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी, नदी ठिठकने लगी, तालाब पानी से भर गया, पीपल का पेड़ झुक गया और आसमान में बिजली गरजने लगी। ये तो प्रकृति में परिवर्तन आए। अब लोगों में क्या क्या परिवर्तन आए कि जो ठंडी ठंडी हवाएं थी वे गांव की छोटी छोटी बालिकाओं का प्रतीक हैं। वे घर घर जाकर सूचना देने लगी। गांव की स्त्रियों के माध्यम से बताया कि वे एक दूसरे से बात करने लगी। नदी अपना घूंघट उठाने लगी और लता दरवाजे के पीछे खड़ी होकर शिकायत करने लगी। तो प्यारे बच्चों, मैं गाई कविता में गांव में जो दामाद आता है उसका सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया और इसी के साथ मेघों के आने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का भी सुंदर वर्णन है। तो यह कविता मानवीय गण अलंकार से भरपूर है और साथ में प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वे मानव पर कैसे प्रभाव डालते हैं इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। तो बच्चों, इसमें से भी आपको एक्टिविटी दी जाएगी जो आप करेंगे और हमें भेजेंगे। कविता को सुन लेना ध्यान से। सुनने से बेटा ऐसी ऐसी चीजों से तो नॉलेज बढ़ती है। तो आप ये मत सोचना सिलेबस में नहीं है तो हम सुनेंगे भी नहीं। पूरी कविता अंत तक सुनना, इसका सार मैंने बतलाया। आप सुनेंगे और बाद में अपनी एक्टिविटी का काम करेंगे।